दिन था 27 अगस्त 2022 का। करीबन शाम का समय था। तभी वैशाली बलसारा अपने पति को ये कहकर बाहर चली जाती है कि उसे अपने किसी दोस्त से मिलना है और थोड़ा और भी काम है मार्केट में। इसलिए उसका पति हरीश बलसारा भी उससे कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि वैशाली पेशे से एक सिंगर थी, इसलिए काम के सिलसिले में उसे कई लोगों से मिलना जुलना पड़ता था। और फिर शाम को करीबन 7 बजे के आसपास वैशाली अपनी कार को लेकर निकल जाती है। लेकिन काफी टाइम ऐसे ही निकल जाता है। अभी वैशाली का पति उसे फोन करता है, लेकिन वैशाली का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। इसके बाद हरीश अपने जान पहचान वाले और रिश्तेदारों को फोन करके वैशाली के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता। अब हरीश वैशाली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसलिए वो अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाता है ताकि वो वैशाली को खुद ढूंढकर घर ला सके। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी ना तो हरीश को वैशाली मिली और ना ही वैशाली ने हरीश का फोन उठाया। फिर हरीश को लगता है कि शायद वैशाली किसी काम में बिजी होगी, जब वो फ्री होगी तो वह घर खुद लौट आएगी। यही सोचकर हरीश वापस घर लौट आता है। अब इंतजार करते करते पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, लेकिन वैशाली घर पर नहीं आती। जैसे ही सुबह होती है, अब हरीश सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इसके बाद वलसाड पुलिस भी वैशाली को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पर वैशाली का कुछ भी पुलिस को पता नहीं चलता। अब उसी दिन यानी 28 अगस्त 2022 की शाम को वलसाड के पास पहाड़ी के पास एक आदमी टहल रहा था। जब वो व्यक्ति रोड की दूसरी साइड पर आया तो उसे वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। वो गाड़ी बिल्कुल लावारिस हालत में खड़ी हुई थी। फिर वो व्यक्ति उस गाड़ी के पास जाता है और जैसे ही उस व्यक्ति ने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा, उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दी, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी पुलिस के अंडर आता था। इसलिए तुरंत ही वलसाड पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस ने उस कार की हालत देखी और कार में पड़ी लाश की हालत देखी, तो पुलिस ये समझ जाती है कि ये मामला एक मर्डर केस है, क्योंकि उस बॉडी की गर्दन पर गला दबाने के निशान नजर आ रहे थे। और अजीब बात तो ये थी कि जिस तरह उस लाश को गाड़ी में रखा गया था, वो एक नेचुरल डेथ नहीं हो सकती थी। और उस बॉडी के पास से कार की चाबी, फोन आदि सब कुछ गायब था। पुलिस को जांच शुरू करने के लिए सबसे पहले उस लाश की पहचान करना था। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन सुबह हरीश ने अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। हरीश ने पुलिस को ये बताया था कि मेरी पत्नी मुझे 27 अगस्त की शाम को ये बोलकर घर से चली गई कि मुझे किसी से मिलकर आना है, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटी। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने हरीश को ही कॉल किया और गाड़ी में मिली उस लाश की पहचान करने के लिए पुलिस ने हरीश को वहां बुलाया। पुलिस ने हरीश को बोला कि हमें पहाड़ी के पास बलेनो कार में एक महिला का शव मिला है, इसलिए आप घटना स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले उस लाश की पहचान कर लीजिए। शायद हो सकता है ये शव आपकी पत्नी वैशाली का ही हो। इतना सुनने के बाद हरीश तुरंत वारदात वाले स्थल पर पहुंच जाता है। अपनी पत्नी की बॉडी और कार को देखकर हरीश फूट फूट कर रोने लगता है। और अब पुलिस के सामने ये बात साफ हो गई थी कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि हरीश की पत्नी वैशाली ही है। अब पुलिस के साथ साथ आसपास के लोगों को भी पता चल गया था कि मरने वाली लड़की वैशाली है, क्योंकि आसपास के लोग वैशाली और हरीश को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वैशाली एक मशहूर गरबा सिंगर थी और वहीं उसका पति हरीश भी एक मशहूर गिटारिस्ट था। लेकिन अब सवाल तो ये था कि वैशाली का कत्ल आखिर किसने किया, उसके ही शहर में, उसकी ही कार में किसने उसका मर्डर करा। इन्हीं सब सवालों का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले पुलिस ने वैशाली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर वैशाली के पति हरीश से पूछताछ करना पुलिस ने स्टार्ट किया। लेकिन इस मामले में पुलिस को हरीश से कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हरीश ने पुलिस को ये बताया था कि शनिवार की शाम को मेरी पत्नी मुझसे ये कहकर बाहर गई कि मुझे किसी से मिलना है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो किससे मिलने और कहाँ जा रही है। और अब पुलिस को भी यकीन हो चुका था कि हरीश उनसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसलिए शुरुआती पूछताछ के बाद ही पुलिस ने हरीश को क्लीन चिट दे दी। ऐसे में पुलिस के सामने अब चुनौती ये थी कि वैशाली के कातिलों तक कैसे पहुँचा जाए। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और टेक्निकल सपोर्ट के साथ पुलिस 8 अलग अलग टीमों का गठन करती है। सभी टीमों को उनके हिस्से का अलग अलग काम सौंप दिया गया। अब सबसे पहले पुलिस वैशाली के कॉल रिकॉर्ड डेटा निकलवाती है, साथ ही वैशाली के घर से लेकर पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज निकालती है जहां पर उसकी गाड़ी मिली थी। इस कोशिश में पुलिस को 2 सुराग भी मिले। पहला तो ये, वैशाली ने घर से निकलने से पहले और घर से निकलने के बाद बबीता नाम की लड़की को कॉल किया था, और दूसरा ये सीसीटीवी सर्विलांस वाले पूरे रूट पर बबीता कौशिक भी नजर आई थी। ये दोनों चीजें एक दूसरे से मेल खा रही थी। उसके बाद पुलिस को ये भी पता चलता है कि बबीता कौशिक वैशाली की बहुत अच्छी दोस्त थी।
अब इसके बाद पुलिस बिना वक्त गवाए बबीता को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन अब पुलिस के सामने एक और चुनौती थी। दरअसल जो बबीता कौशिक थी वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और वो किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी। इसलिए उसे सख्ती से पूछताछ करना बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि इससे बबीता की कोख में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था। लेकिन पुलिस के लिए पूछताछ करनी भी जरूरी थी, इसलिए पुलिस ने एक मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में बबीता से पूछताछ करना शुरू किया। पुलिस को बबीता की बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था कि हो ना हो इस कत्ल में बबीता का कुछ ना कुछ तो हाथ जरूर है। लेकिन अभी सारी कड़ियों को जोड़ना बाकी था। अब जैसे ही पुलिस बबीता से पूछताछ करना शुरू करती है तो इस केस में कई बड़े राज के खुलासे हुए। पहले तो बबीता ने 27 अगस्त की शाम को पहाड़ी इलाके में होने से ही बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन जब पुलिस बबीता को काफी सारी सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताती है तो बबीता ये स्वीकार कर लेती है कि हाँ, 27 अगस्त की शाम को मैं पहाड़ी इलाके में गई थी और उसी शाम में अपनी सहेली वैशाली से भी मिली थी। इसके बाद पुलिस एक और चाल चलती है ताकि बबीता उसमें फंस जाए और सच बता दे। पुलिस बबीता से कहती है कि क्या तुमने वैशाली को किसी और के साथ भी देखा था? इस पर बबीता तुरंत बोलती है कि हाँ, वैशाली उस दिन 2 लोगों के साथ कार में थी। इसके बाद पुलिस बबीता को एक ऐसे व्यक्ति की फोटो दिखाती है जिसका दूर दूर तक इस केस से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि बबीता तो इस केस से पहले ही बचना चाहती थी। इसलिए वो पुलिस को बोल देती है कि हाँ, मैंने इस व्यक्ति को वैशाली के साथ देखा था। और इससे साफ हो जाता है कि पुलिस के सामने बबीता अब भी झूठ बोल रही थी। इसके बाद पुलिस बबीता से कहती है कि तुम अपने ही बताए झूठ में फंसती जा रही हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए तुम ये बोल रही हो कि वो उस दिन वैशाली के साथ था, वो व्यक्ति तो वैशाली को जानता भी नहीं है। इसके बाद पुलिस थोड़ी कड़ाई से बबीता से पूछताछ करती है, जिसके बाद बबीता अपना जुर्म कबूल कर लेती है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उसने अपनी ही सहेली वैशाली को मारने का प्लान कर लिया था? लेकिन बबीता तो प्रेग्नेंट थी, उसके लिए अकेले ये काम करना मुमकिन नहीं था। इसका मतलब उसके साथ इस काम में कोई और भी शामिल था। तो अब ये सवाल था कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने बबीता का साथ दिया था। और जल्द ही पुलिस को इस सवाल का भी जवाब मिल जाता है। दरअसल इस घटना से करीबन 1 साल पहले बबीता और वैशाली एक फंक्शन के दौरान मिले थे। वो दोनों एक दूसरे से फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर वो आपस में बात करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि बबीता को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वैशाली उसे पैसे दे देती थी और अब बबीता किसी न किसी बहाने से वैशाली से पैसे लेती रहती थी। वैशाली भी बिना सोचे समझे बबीता को पैसे देती जा रही थी। अब कुल मिलाकर 1 साल में वैशाली ने बबीता को 25 लाख रुपए उधार दे दिए थे। अब वैशाली अपने 25 लाख रुपए वापस मांग रही थी, लेकिन बबीता वो पैसे लौटाना नहीं चाहती थी। अब बबीता की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो वैशाली को एक साथ 25 लाख रुपए वापस दे सके। इसलिए बबीता ने वैशाली से ये बोला था कि मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे वापस दे दूंगी। वैशाली इस बात के लिए भी राजी हो जाती है, लेकिन असल में बबीता तो उसको पैसे वापस देना ही नहीं चाहती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उन 25 लाख रुपयों को लेकर उन दोनों में दरार पड़ जाती है। और फिर जब वैशाली बबीता पर पैसे लौटाने का दबाव बनाना चालू करती है तो बबीता सोचती है कि क्यों न वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। बबीता फेसबुक पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी। उसे काफी सारे फॉलोअर्स और फ्रेंड्स भी फेसबुक पर मौजूद थे, जिनसे वो लगातार बातें करती रहती थी। इनमें से ही कुछ लोगों को भरोसे में लेकर उसने अपनी पूरी कहानी बताई और बबीता ने उनसे कहा कि मैं वैशाली से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। उसके इन्हीं फेसबुक फ्रेंड्स में से एक सुपारी किलर भी था, जिसका नाम था सुखविंदर सिंह भाटी। सुखविंदर पंजाब का रहने वाला था। सुखविंदर और बबीता काफी समय से फेसबुक फ्रेंड्स थे। बबीता ने वैशाली को रास्ते से हटाने के लिए सुखविंदर से बात की और सुखविंदर उसका मर्डर करने के लिए रेडी भी हो गया। लेकिन इसके लिए सुखविंदर ने बबीता से 10 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बबीता ने उससे मोल भाव करना शुरू किया और फिर 8 लाख रुपए में वैशाली का मर्डर करने की बात तय हो गई, क्योंकि सुखविंदर भी इस काम को अकेले अंजाम नहीं दे सकता था। इसलिए सुखविंदर ने अपने एक दोस्त त्रिलोक को भी इस खेल में शामिल कर लिया। इधर वैशाली भी बबीता की बहुत अच्छी दोस्त थी। वैशाली उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। बबीता जब भी वैशाली को कहीं बुलाती थी तो वो बिना सोचे समझे कहीं भी पहुंच जाती थी। 27 अगस्त की शाम को भी बबीता ने वैशाली को कॉल किया और उसे पैसे वापस लौटाने का झांसा दिया और फिर प्लान के मुताबिक बबीता, 2 सुपारी किलर और वैशाली पहाड़ी के पास पड़े एक खाली फैक्ट्री में पहुंचते हैं। बबीता तो अपनी स्कूटी से वहां पर आई थी, लेकिन प्लान के मुताबिक बबीता ने अपनी स्कूटी को वारदात वाली जगह से करीबन 1 किलोमीटर दूर ही खड़ा कर दिया था। अब बबीता वहां से एक ऑटो करती है
और उस फैक्ट्री में पहुंच जाती है। बबीता ने वैशाली को भी उसी फैक्ट्री में बुला लिया था। पैसे लेने के लिए वैशाली भी उस फैक्ट्री में पहुंच जाती है जहां बबीता पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद बबीता वैशाली के साथ कार में बैठकर काफी देर तक बातें करती रही। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए भी लेके आई थी। इसके बाद बबीता वैशाली को 8 लाख रुपए देती है और उसे बोलती है कि तुम एक बार ये पैसे गिन लो। अब वैशाली पैसे गिनने लगती है। अभी वो दोनों सीरियल किलर वहाँ पर आ जाते हैं। अब बबीता वैशाली को ये बोलती है कि ये दोनों मेरे कजन हैं और वो दोनों भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब जैसे ही दोनों सीरियल किलर कार में बैठते हैं, सबसे पहले उन दोनों ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर वैशाली को बेहोश कर दिया। उसके बाद गला दबाकर वैशाली की जान ले ली। इसके बाद वैशाली की लाश को कार की पीछे वाली सीट पर डाल दिया और फिर सबूत मिटाने के लिए वैशाली की कार में ही वैशाली की लाश को डालकर नदी किनारे पर पहुंचे। वहां पर वो तीनों लाश और कार को लावारिस हालात में छोड़कर फरार हो गए। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए भी लेके आई थी, जो पहले तो उसने वैशाली को दिए, लेकिन वैशाली का मर्डर करने के बाद वही 8 लाख रुपए उसने उन दोनों सीरियल किलर को दे दिए। अब इस बयान के आधार पर पुलिस ने बबीता को अरेस्ट कर लिया। साथ ही पंजाब से सुपारी किलर सुखविंदर को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी बात तो ये थी, 25 लाख रुपए वाली बात वैशाली ने अपने पति हरेश से भी छुपा रखी थी। अगर वैशाली के कॉल रिकॉर्ड्स में बबीता का नाम नहीं आता और सीसीटीवी कैमरे में बबीता नजर नहीं आती तो ये केस शायद ही सॉल्व हो पाता। लेकिन अपने ही सहेली के साथ गद्दारी करने का ये मामला जिसने गुजरात को हिला के रख दिया। पुलिस भी हैरान थी कि वैशाली की सबसे करीबी दोस्त उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट बनाई और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल में भेज दिया गया। अभी इस केस की बात करें तो कार्यवाही चल रही है और जल्द ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट के द्वारा जरूर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या राय रखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।